नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ग्राम समाज एवं ग्राम परिवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्राम विकास के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना के बारे में शुरू किया है। तो वहाँ पे पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लोगों ने देखा है। अब बारी है 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उदारीकरण से पहले जो योजनाएं बनती थी पंचवर्षीय योजनाएं, वो 1 पंचवर्षीय योजना से लेके 7 पंचवर्षीय योजना तक बनी। अब उदारीकरण के बाद 1991 में नरसिंह राव के समिति के द्वारा जब उदारीकरण की अर्थव्यवस्था में लाया गया था, उसकी प्रगति को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को, तब से जाके 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुआ और 8वीं पंचवर्षीय योजना से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। हमने आपको बताया कि नरसिंह राव की सरकार ने भारत में अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप को पूरे देश में लागू किया। आपको बता दें, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है, इसको एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका मतलब एल का मतलब होता है लिबराइजेशन और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसका मतलब हो गया एलपीजी मॉडल। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसकी प्राथमिकता देखें तो इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास मतलब कि मानव के विकास के जिस संसाधन का प्रयोग किया जाए उसके लिए इसमें प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, आप देखेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मानव संसाधन विकास के अंतर्गत ही 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से लेके 1997 तक चली। ठीक है, और उसके बाद इसका उद्देश्य था कि शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए रोजगार का सृजन करना। मतलब उनका कहना था कि उनका उद्देश्य था कि शताब्दी के अंत तक इतना रोजगार पैदा करना कि जो रोजगार है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके, बेरोजगारी कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद और उद्देश्य था जन सहयोग के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना और जो 15 से 35 वर्ष के आयु के जितने भी लोग निरक्षर हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको शिक्षित करना। ठीक है, उसके बाद सभी गांवों में पेयजल की उचित व्यवस्था करना, टीकाकरण सहित प्रारंभिक चिकित्सा और उनकी सुविधाओं का प्रावधान करना। तो ये सब सारी उद्देश्य थी। आप देखेंगे जितने भी ये उद्देश्य हैं वो सभी मानव संसाधन के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए ही उन संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो समृद्धि दर रखा गया था, राष्ट्रीय आय की जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% रखा गया था और प्राप्ति कितनी हुई? 6.8% की। मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो सफल हुई। ठीक है, क्योंकि अपनी ये लक्ष्य से ज्यादा अपनी राष्ट्रीय आय पर इसकी प्राप्ति हुई थी 6.8%। इसमें कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और भारत जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था, उसका सदस्य बना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजनाएं चली। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चली, जो कि बेरोजगारों के लिए था। किन बेरोजगारों के लिए? जो शिक्षित बेरोजगार पड़े हुए थे उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। उसके बाद रोजगार गारंटी कार्यक्रम चला गया। उसके बाद ग्रामीण महिला बचत कार्यक्रम चला गया, ये 1993 में चला गया। 1995 में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, समन्वित बंजर भूमि का विकास का परियोजना, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीका कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद 1996 में भी कुछ योजनाएं चली। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल योजना और परिवार कल्याण कार्यक्रम और मिलियन कुआं कार्यक्रम। ठीक है, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में चली हुई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। हम लोग देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से लेकर 2002 तक चली। ठीक है, यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी।
ठीक है। और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था वो दिया गया था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इसमें 4 क्षेत्रों पर जोर दिया गया था इसके लिए, ठीक है। पहला जीवन स्तर और रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन, जिसमें आत्मनिर्भरता के लिए 4 क्षेत्रों पर जोर दिया गया था और 4 बातों पर, 4 उद्देश्यों को रखा गया था। कौन कौन सा उद्देश्य था देख लीजिए। पहला था भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना। उसके बाद था विदेशी ऋण भार न केवल बढ़ने से रोकना बल्कि उसमें कमी भी लाना, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात कही गई थी खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और जड़ी बूटियों और औषधि मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना और उनकी संरक्षण करना, ठीक है। तो ये उनके उद्देश्य में कहा गया था। उसके बाद नवीं पंचवर्षीय योजना का जो हम अगर मूल्यांकन करें तो देखेंगे कि इसके राष्ट्रीय आय जो लक्ष्य है वो 6.5% वृद्धि दर पर रखी गई थी लक्ष्य उसका, और प्राप्ति हुई 5.4%। तो इस तरह से नवीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ, असफल हो गया, ठीक है। इस योजना के असफलता के पीछे क्या कारण था, जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी इस समय वही इसकी असफलता का कारण बना, ठीक है। तो नवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ प्रमुख योजनाएं चली, उसको हम लोग देखते हैं। 1997 में गंगा कल्याण योजना चला, ठीक है। उसके बाद 1999 में देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं चली। इसमें क्या हुआ, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चली। यह 1 अप्रैल 1999 को चलाया गया। इसमें क्या हुआ, पिछले 6 योजनाओं को विलय करके चलाया गया था, मिला के चला गया था। कौन कौन सी योजना था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना। गंगा कल्याण योजना देखिए 1997 चलाया गया था, इसी को भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। उसके बाद 10 लाख कुआं, ट्राइसेम, DWCRA ड्वाक्रा और सितारा, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 2011 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के रूप में फिर से गठित किया गया, पुनर्गठित किया गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि इससे प्रश्न आ चुका है, लेकिन ये आया है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो ये 6 आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन में इन 4 ऑप्शन देगा, जिनमें से 3 में तो इसी 6 में से होंगे और 1 अलग होगा, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई और ग्रामीण आवास हेतु ऋण सहायता चलाया गया योजना, ठीक है। उसके बाद सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना चलाया गया और जनश्री बीमा योजना चलाई गई, किसान क्रेडिट योजना चलाया गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाया गया, ठीक है। नवीं पंचवर्षीय योजना में ये चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएं थी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चली, ठीक है। 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। इसमें प्राथमिकता देखिए किस चीज को दिया गया, देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। इन दोनों चीजों को प्राथमिकता दिया गया, किसको, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था 2007 तक गरीबी का जो अनुपात है 26% से घटाकर 21% तथा 2012 तक 15% लाना था, ठीक है। और सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में दाखिल कराना था, ठीक। साक्षरता दर को 2007 में 75% तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। 2007 तक वनीकरण को 25% और 2012 तक 33% के स्तर तक पहुंचाना था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के क्या थे, उद्देश्य थे, ठीक है। 2 डाटा कवर किया है, एक 8% का और एक 7.9% का। आप ध्यान रखेंगे ये दोनों डाटा हमने आपको शुरू में ही इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया कि ये डाटा जो है वो ऑथेंटिकल नहीं है। हालांकि कुछ जगह एनसीईआरटी में आपको कुछ जगह और डाटाएं मिलेंगी और अन्य किताबों में आपको कुछ अन्य डाटा मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पे 8% हमने इसलिए बताया है क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में आया है, ठीक है। यह प्रश्न एग्जाम में आया था इसलिए हमने 8% दिया है। हालांकि 7.9% आपको एनसीईआरटी में मिलेगा,
ठीक। उसके बाद जो प्राप्ति है वो 7.74 की थी और 7.6 आपका वो एनसीईआरटी बेस्ड पे है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद अब देखेंगे कि ये योजना सफल हुई या असफल हुई। देखिए, अगर हम लोग माने कि लक्ष्य 8% का था तो 7.74% प्राप्ति हुई, तो इस तरह से यह योजना क्या हुआ, असफल हो गया। ठीक है। इस योजना में दो चीजों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। किस चीजों पर? एक सामाजिक क्षेत्र पर और एक आधारभूत संरचना क्षेत्र पर। मतलब पहला जो था सोशल सेक्टर पर जोर दिया गया और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है। जो इसमें ये जो है आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी दो चीजों पर जोर दिया गया, एक शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एक गांव के आधारभूत संरचना पर। ठीक है। जो शहर का आधारभूत संरचना था उसमें बिजली, बंदरगाह इन सब चीजों में जोर दिया गया, और ग्राम में जो ग्राम आधारित संरचना था उसमें सड़क, तालाब इन सब चीजों पे जोर दिया गया था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चली उस पर। ठीक है। देखिए, सन 2002 में सर्व शिक्षा अभियान चला, उसके बाद ग्रामीण भंडारण योजना चला, उसके बाद स्वजल धारा योजना चली, उसके बाद सन 2003 में सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना और हरियाली योजना चला। 2005 में कौन कौन सी योजना चली देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना, आशा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम। तो ये 2005 में योजनाएं चली। सन 2006 में चला राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा, और इसको बाद में बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, जिसका अब नाम हो गया है मनरेगा। ठीक है। सन 2007 में आम आदमी बीमा योजना चली। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में चली कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो आपको जाननी जरूरी है। हालांकि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं में पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और आपके सिलेबस में जो योजनाएं हैं उन सबों को इस क्लास के बाद पढ़ाया जाएगा। इस क्लास के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगली पंचवर्षीय योजना, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो सन 2007 से लेके 2012 तक चली है। इसमें प्राथमिकता क्या था? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, इसका मूल्यांकन करेंगे। इसमें राष्ट्रीय आय लक्ष्य जो था वो 9% की वृद्धि दर पर रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई 7.9, मतलब 8%। अब देख रहे हैं जहां भी 7.9 का डाटा आ रहा है वहां पे 8% मान लिया गया है। तो इस चीज से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से ये योजना क्या हुआ, इस तरह से ये योजना भी असफल हो गया। ठीक है। इस योजना की अवधि में ग्रामीण भारत में समावेशी वृद्धि के नए नए प्रयास किए गए, और इसी योजना में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु जो बजट का आवंटन था वो 25% व्यय किया गया था। मतलब जो बजट था वो ग्रामों के विकास के लिए 25% का योगदान दिया गया था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रवार सर्वाधिक वास्तविक व्यय था। सामाजिक सेवाओं में 32.7% खर्च किया गया, और ऊर्जा के क्षेत्र में 18.2% का खर्च किया गया, और परिवहन के क्षेत्र में 17.7% का खर्च किया गया। ये था क्षेत्रवार। अगर हम लोग देखें कि कितना कितना व्यय किया गया, किस क्षेत्र में कौन सा व्यय, कितना व्यय किया गया, तो वो इस चीज का परसेंटेज है। ठीक है। इस चीज को आपको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से महत्वपूर्ण योजनाएं चली हैं। देखिए, सन 2007 में खाद्य क्रेडिट कार्ड योजना चली है। उसके बाद आम आदमी बीमा योजना चला। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चली, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे उनके कामगारों के लिए, असंगठित कामगारों के लिए। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चला। सन 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चला। ठीक है। तो ये थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में चली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम लोग देखेंगे अगली पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये योजना सन 2012 से लेकर 2017 तक चली है। इसमें प्राथमिकता दिया गया तीव्रता, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? हालांकि एक चीज इसमें क्लियर कर दें हम आपको कि इस योजना में जो भी योजनाएं चली
और जो भी उद्देश्य रखा गया उसकी कितनी प्राप्ति हुई, इस चीज का डाटा अभी तक सरकार शेयर नहीं की है। इसलिए लक्ष्य को कितना रखा गया इस योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में हम यही जान सकेंगे, ये नहीं जान सकेंगे कि कितनी की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो उद्देश्य में देखेंगे तो जीडीपी वृद्धि दर जो रखा गया था वो 8%, मतलब जो समृद्धि दर रखा गया था, जो लक्ष्य रखा गया था वो 8% का रखा गया था। कृषि क्षेत्र में 4% का और उद्योग के क्षेत्र में 9.6% का रखा गया। सेवा के क्षेत्र में 10% का रखा गया। ठीक है, अगला देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक की औसत वार्षिक वृद्धि दर को 12वीं योजना में 4.5 से 5% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, उसके बाद इस योजना में निर्धनता में 10% तक कमी लाना, कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार का सृजन करना, विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर जो 10% की वृद्धि दर प्राप्त करना, ये सब चीजें लक्ष्य में रखी गई थी। इस योजना में सबसे ज्यादा जो वास्तविक व्यय था वो था सामाजिक सेवाओं पर। ठीक है, वो था 37.7%। कहीं कहीं आपको ये डाटा 29.4% मिलेगी। तो इस तरह से आपको दोनों डाटा याद रखनी है। हालांकि 37.7% ज्यादा ऑथेंटिकल है, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, 29.4% भी याद रखनी है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की सबसे एक मुख्य उद्देश्य था सभी गांवों को विद्युतीकरण करना। मतलब क्या करना, विद्युत से हर एक गांव में, सभी गांवों तक विद्युत को पहुंचाना था। सबसे मुख्य योजना जो चली थी इसमें, पंचवर्षीय योजना में जो सबसे मुख्य उद्देश्य था इसका, वो विद्युतीकरण वाला ही सबसे अच्छा चला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजनाएं चली। ठीक, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजना चली। सन 2014 में चला जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन, मेड इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श गांव योजना, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना और फास्टैग। उसके बाद सन 2015 में कौन कौन सी योजना चली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उजाला, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, इंद्रधनुष, डिजिटल इंडिया मिशन। आप देखिए सन 2014 में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, तो इस तरह से योजनाओं का जो जितनी योजनाएं थी वो योजनाएं बढ़ने लगी। तो इन सभी योजनाओं के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सन 2016 में कौन कौन सी योजना चली। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और नमामि गंगे। इन सभी योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक योजना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये रही पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने दोनों सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं कवर कर ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे एक चार्ट में, क्योंकि क्या है कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक किसमें कितना लक्ष्य रखा गया, कितना प्राप्ति हुआ, और खास तौर से हम देखेंगे कि ये पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो कृषि क्षेत्र का योगदान है उसमें कितना हमको प्राप्ति हुआ। ठीक है, और उसके साथ साथ देखेंगे जो समृद्धि दर था वो लक्ष्य कितना रखा गया था और हमें प्राप्ति कितनी हुई, कौन कौन सी योजनाएं सफल रही, कौन कौन सी असफल रही, किसका क्या प्राथमिकता रहा, किस पंचवर्षीय योजना की कौन सी प्राथमिकता रही, तो वो इस वाले लाइन में है। उसके बाद कौन सी जो योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, उस कौन से मॉडल पर आधारित थी वो देखेंगे। तो इस चार्ट के माध्यम से एक बार हम लोगों का रिवीजन हो जाएगा, पहले क्लास का भी और इस क्लास का भी। ठीक है, तो चलिए शुरू से देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना था, ये जो FYP लिखा है इसका मतलब है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पे कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि विकास पर बल देने की प्राथमिकता रखी गई थी। ठीक है, इसमें कृषि क्षेत्र में 2.71% की हम लोगों को लाभ मिला था। ठीक है, उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य देखिए, जो कोष्टक में है वो है लक्ष्य रखा कितना गया था, और जो बाहर है वो ये है कि हमें प्राप्ति कितना हुआ। तो इसमें लक्ष्य रखा गया 2.1 का और प्राप्ति हुआ 3.5 का, इसलिए ये योजना सफल रही। हालांकि आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जो ग्रीन है
उसका मतलब वो योजना सफल रही है। और जो रेड है, जैसे ये जितने भी रेड हैं, ये क्या है, ये योजना असफल रही है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास पर प्राथमिकता दिया गया था और कृषि क्षेत्र में हमको मिला कितना, 3.15%। इसमें लक्ष्य रखा गया 4.5% का और प्राप्ति हुआ 4.21 का, इसलिए यह योजना क्या हुआ, असफल हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 66 तक चली। इसमें जो प्राथमिकता था वो आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था को बनाना। ठीक है, तो इस तरह से पहली बार देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में -0.73% का इसमें हमको मिला। लेकिन यह पंचवर्षीय योजना भी क्या हुआ, असफल हुआ, क्योंकि इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6 का रखा गया था और प्राप्ति कितना हुआ, 2.72% का हमको प्राप्ति हुआ। ठीक है, उसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं चली, वो 1966 से 69 तक, एक साल करके। उसमें कृषि क्षेत्र में 4.16% का हमको लाभ मिला। ठीक है, उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चला। ठीक है, उसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता प्राथमिकता रखा गया। 2.57% कृषि के क्षेत्र में हमको मिला और ये योजना भी असफल रही। ठीक है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य रखा गया तो 5.7% था और प्राप्ति हुआ हमें 3.20% का। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1974 से लेके 1979 तक ये पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो प्राथमिकता और केंद्र बिंदु रखा गया था वो था निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। इसमें कृषि क्षेत्र में 3.28% हमको मिला। उसके बाद ये योजना सफल रही क्योंकि हमारा लक्ष्य रखा गया था 4.4% का और हमें प्राप्ति हुआ था 4.7% का। इस तरह से ये योजना सफल रही। ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन इसकी प्राथमिकता थी और इसमें हमें कृषि क्षेत्र में प्राप्त हुआ 2.52%। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.2 का और प्राप्ति हुआ हमें 5.54 का, इसलिए यह योजना सफल रही। ठीक है, इस तरह से सभी योजनाएं थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल था वो वस्त मजदूरी मॉडल था। इसमें प्राथमिकता कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति पर रखा गया था। इसमें कृषि क्षेत्र में 3.2% हमको मिला था और ये योजना भी सफल रही। आठवीं, उसके बाद 2 वार्षिक योजनाएं चली। इसमें कृषि क्षेत्र में 1.01% मिला। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। मानव संसाधन का विकास इसमें प्राथमिकता पर रखा गया था। 4.72% इनमें कृषि क्षेत्र में मिला। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही 4.72% कृषि क्षेत्र में ही विकास हुआ था, सबसे ज्यादा। इसके पहले अब 3 वार्षिक पर जो योजना है इसमें 4.16 है, लेकिन सबसे ज्यादा आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमें कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास देखने को मिला है। ठीक है, नवीं पंचवर्षीय योजना में आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसका जो प्राथमिकता था वो रखा गया था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, ये 2.5% इसमें हमें कृषि क्षेत्र में विकास देखने को मिला। ये योजना देखिए 6.5% का लक्ष्य रखा गया था और हमें प्राप्ति हुआ 5.52 का। इस तरह से ये योजना असफल हो गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना सफल थी, ये तो हमने अभी आपको बताया पहले ही। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे, इसमें सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास करना था, इसमें प्राथमिकता रखा गया था। ठीक है, और इसमें कृषि क्षेत्र में 2.4% था। उसके बाद ये योजना असफल रही। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना भी असफल रही और 12वीं पंचवर्षीय योजना भी असफल रही या सफल रही, इसका डाटा अभी तक नहीं मिला। लेकिन आप देखेंगे इसका जो लक्ष्य है वो 4% रखा गया, कृषि क्षेत्र में रखा गया था और औसत वृद्धि क्षेत्र में समृद्धि दर जो क्षेत्र है उसमें लक्ष्य रखा गया था 8% का। तो इस तरह से आपको ये चार्ट देखने को मिला और इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपने पास रख सकते हैं और ये आप चार्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, नीति मतलब NITI। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद थिंक टैंक के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये जितने भी प्रारूप होंगे इस नीति आयोग का कार्य होता है उस पर सोचना, ठीक है। तो थिंक टैंक मतलब बौद्धिक संस्थान के रूप में ये कार्य करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जो नीति आयोग है इसका कार्य होता है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर क्या करना, सरकार को सलाह देना, ठीक है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जिससे लोगों के विकास में बाधा ना पहुंचे और लोगों को विकास का एक राह मिले, ठीक है, जो लोगों के हित में हो, ठीक है। उसके बाद केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी सलाह देगा, ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उस पर वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में क्या करेगा, अपनी सलाह देगा, ठीक है, चाहे वो रणनीतिक हो चाहे तकनीकी हो, ठीक है। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में के उपराज्यपाल को नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया है। इसे हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नीति आयोग की अगर संरचना की बारे में बात करें तो ये योजना आयोग से कहीं ज़्यादा सरल है, क्योंकि योजना आयोग में बहुत ज़्यादा कठिनता थी, बहुत ज़्यादा उसमें क्या था, एक तरह से माने तो भीड़ था, बहुत ज़्यादा सदस्य थे उसमें, तो उस सभी चीज़ों को कम कर दिया गया, ठीक है। इसमें अगर नीति आयोग की संरचना हम देखेंगे तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो पदेन प्रधानमंत्री होता है, इसका उपाध्यक्ष एक होता है जो कि हाल इस समय राजीव कुमार जी हैं, ठीक है, एक सीईओ होंगे जो कि प्रेजेंट टाइम में अब अमिताभ कांत हैं, ठीक। उसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे और गवर्निंग काउंसिल होंगे। ये गवर्निंग काउंसिल में ही केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे राज्यों के, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग को 2 हब्स में बांट दिया गया है, पहला टीम इंडिया हब और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है। टीम इंडिया हब का कार्य क्या होगा, वो होगा राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करवाना, ठीक है, और जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है उसका कार्य होगा नीति आयोग को बेहतर बनाने का कार्य करना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, नीति आयोग को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, नीति आयोग और योजना आयोग में आखिर डिफरेंस क्या था। उसमें हम इन चीजों देखेंगे, वित्तीय संदर्भ में देखेंगे, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में देखेंगे, राज्यों की क्या भूमिका रही है नीति आयोग और योजना आयोग में, और सदस्य सचिव कितने कितने होंगे योजना आयोग और नीति आयोग में, और अंशकालिक सदस्य कितने कितने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीति आयोग एक सलाहकारी निकाय होगी और थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी तथा ये इंपॉर्टेंट चीज ये हम बताने जा रहे हैं, इसको देखिए, फंड के निर्धारण की शक्ति वित्त मंत्रालय में निहित हो गई। इससे पहले जो योजना आयोग देखिए कार्य कर रही थी उसकी जो फंड की निर्धारण की शक्ति थी वो योजना आयोग के पास थी, मतलब वो जो वित्तीय शक्ति थी वो अपने पास ही रखी थी, योजना आयोग के पास था। लेकिन जब नीति आयोग का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, वो वित्तीय मंत्रालय के पास भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद पूर्णकालिक सदस्य के रूप में देखें, योजना आयोग की अपेक्षा नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कम है। हमने आपको बताया कि उसमें योजना आयोग में भीड़ थी, उसमें 8 पूर्णकालिक सदस्य थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राज्यों की भूमिका क्या रही, राज्यों की योजना आयोग की अपेक्षा नीति आयोग में अधिक सार्थक भूमिका होती है। राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय विकास परिषद और वार्षिक योजना बैठक के दौरान थी। देखिए इन चीजों में क्या है कि जब योजना आयोग था तो राज्य की जब बैठक होती थी, केंद्र और राज्य की बैठक होती थी, तो वहां पे जब राष्ट्रीय विकास परिषद और वार्षिक योजना की जब बैठक होती थी, जब योजना आयोग था तभी राज्यों की भूमिका होती थी, मतलब तभी राज्य अपनी बातों को कह सकते थे। हालांकि अब क्या है कि अब दोनों की, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य की, दोनों की सार्थक भूमिका होती थी। पहले जो पंचवर्षीय योजना आती थी वो केंद्र में शामिल थी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि केंद्र में शामिल होकर पूरे भारत में केंद्र जो योजना लागू कर देती थी सभी राज्यों को मानना होता था। कहीं वित्तीय प्रॉब्लम हो जाती थी किसी राज्य में तो कहीं किसी राज्य के लिए वो योजना
कार्य पे ही नहीं था, तो वहां पे क्या हो जाता, केंद्र और राज्य के संबंध में थोड़ी सी खटास आ जाती थी, क्योंकि वहां पे उस योजना की राज्य को जरूरत नहीं थी और केंद्र ने बनाया, इस तरह से उसको मानना पड़ता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन उसके बाद ये जब नीति आयोग का निर्माण किया गया तो केंद्र और राज्य की दोनों की जो भूमिका है वो सार्थक हो गई, समान हो गई, क्योंकि केंद्र जो है, नीति आयोग जो है वो सीधे सीधे छोड़ दिया, राज्य अपनी खुद योजना बनाएगा जो केंद्र को देगा और केंद्र फिर उस पर अपना विचार विमर्श करेगी। ठीक है, तो इस तरह से नीति आयोग और योजना आयोग में सबसे बड़ा राज्यों की भूमिका जो थी वही सबसे बड़ी मुद्दा थी जिसको सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला है सदस्य सचिव। इसमें एक सीईओ नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सदस्य किसमें, नीति आयोग में। और इस समय कौन है, हमने आपको बताया कि इस समय सीईओ है अमिताभ कांत। ठीक है, चलिए उसके बाद अंशकालिक सदस्य के बारे में जानेंगे कि समय की आवश्यकता के अनुसार अगर लग रहा है नीति आयोग को कि उनके जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम है या ज्यादा है, तो इस तरह से वो निर्धारण कर सकती है कि कितनी संख्या रखी जाए। योजना आयोग में क्या था, इसका कोई प्रावधान ही नहीं था, इसमें जितने फिक्स थे विभाग वो फिक्स थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में और योजना आयोग के बारे में दोनों में डिफरेंस देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे नीति आयोग का कार्य क्या होता है, इंपॉर्टेंट कार्य के बारे में देखेंगे। कार्य तो बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कार्य होंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट कार्य के बारे में देखेंगे तो नीति आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है उसके बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास के राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, जैसा कि हमने बताया कि अब केंद्र और राज्य के सार्थक कार्य हो गए थे। भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना। ठीक है, केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना, चाहे तकनीकी हो चाहे रणनीति हो। ठीक है, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। मतलब इसका क्या हुआ, सहयोगपूर्ण संघवाद का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय हो, कि राज्य ऐसा नहीं है कि मतलब कि राज्य कहेंगे नहीं मैं ये योजना लागू करूंगा, केंद्र कहे कि ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से क्या हो कि दोनों केंद्र और राज्य में कोई विवाद ना पैदा हो, इस तरह से संघवाद को बढ़ावा देना, जो केंद्र कहे उसको ज्यादा वैल्यू देना। ठीक है, तो इस तरह से नीति आयोग का प्रमुख कार्य हो गया। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 7 पंचवर्षीय योजना के बारे में इससे पहले वाले क्लास में बात कर ली है। अब हम लोगों ने देखा 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना, और उसमें जो महत्वपूर्ण योजनाएं चली हैं उसको भी देख लिया। उसके बाद नीति आयोग के बारे में भी जान लिया। हालांकि नीति आयोग को जानना जितना जरूरी था उतना ही बताया गया है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अगर हमारे सिलेबस में योजना है तो इतना ही हमको जानना बहुत जरूरी था और जान भी गए हैं। ठीक है, अब हम लोग जितने योजनाएं चली हैं और जो आपके सिलेबस में जो योजनाएं हैं सबसे पहले उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो जो योजनाएं चली हैं पंचवर्षीय योजनाएं में, सबको जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देखेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद चलिए, आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।